नमस्कार दोस्तों। आज का विषय थोड़ा सा धीर गंभीर है और इतना प्रासंगिक भी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि आज की किसी घटना से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आज देश का माहौल है, जिस प्रकार की विचारधारा आज काम कर रही है देश में, उसके चलते हुए आज कल के लिहाज से भी ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज दो शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एक का मैं उदाहरण दूंगा और एक के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। देखिए, अक्सर ये चर्चा होती है और ये बात सही भी है कि हमारे देश के जो ब्रेन पैदा करने वाले बड़े संस्थान हैं, उन सब पर वामपंथी विचारधारा पूरी तरीके से हावी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसे तो नर्सरी कहा जाता है, वहाँ से नर्चर किया जाता है वामपंथ की विचारधारा को। वहाँ से तो इसके पौधे निकलते हैं, जो बड़े बड़े पौधे बनते हैं, बाद में बड़े विशाल वृक्ष बनते हैं और उनकी छत्र छाया में और दूसरे वामपंथी पनपने लगते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो जेएनयू से मिलता हुआ ही है, पत्रकारिता का सबसे बड़ा डिप्लोमा जिसे कहा जाता है, वहाँ से किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने किया है, रवीश कुमार, सुधीर चौधरी, बहुत सारे लोग वहाँ से निकले हुए हैं। तो वहाँ से भी वामपंथी विचारधारा के ही लोग निकल कर सामने आते हैं। ये तो मुझे आश्चर्य है कि सुधीर चौधरी जैसा राइट विंग वाला आदमी वहाँ कैसे निकल गया। खैर, ऐसा नहीं, दोनों तरह की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन दबदबा वहाँ पर वामपंथियों का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में तो एबीवीपी को अच्छी सफलता मिल जाती है, यहाँ पर राइट विंग वालों का जलवा है, लेकिन यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ की जो फैकल्टी हैं कॉलेजेस की, मोस्ट ऑफ देम सब वामपंथी हैं। ये तो पिछले कुछ सालों में वामपंथी विचारधारा के जो प्रोफेसर्स वगैरह वहाँ पर लगे हुए थे, खासतौर से जो एडहोक बेसिस पर लग जाते हैं, उनको हटाया गया। तो उसके बाद कुछ चीज़ें बदली हैं और उस पर भी वामपंथियों ने बड़ा हंगामा मचाया। आईआईटीज़ में भी इसी तरह की विचारधारा के लोग हमेशा से ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम रहे हैं। और एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मंडी हाउस, जो देश का सबसे बड़ा थिएटर है, जहां पर एक से एक बड़े कलाकार निकले हैं, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज त्रिपाठी और पता नहीं कितने बड़े, मनोज वाजपेयी, किस किस का नाम लूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब लोग यहीं से निकले हैं। इन जैसे दिग्गजों को जो संस्थान जिसने बनाया, पक्का वामपंथी है। वामपंथियों का बोलबाला है भयंकर रूप से। राइट विंग वालों की तो वहां एंट्री नहीं है। और इसके अलावा आप देखिए, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे का, एफटीआईआई, उसमें भी यही हाल है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से हमारा जो शैक्षणिक तंत्र है, हाई लेवल का जो मामला है, अगर मैं 10-12वीं के क्लास के स्कूलों को छोड़ दूं तो सब जगह वामपंथियों का बोलबाला था और अभी भी है। एफटीआईआई से मुझे ध्यान आया, फिल्म एवं टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का, वहां से मुझे यह ध्यान आया, वहां के चेयरमैन बनाए गए थे 2015 में गजेंद्र चौहान। महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का रोल प्ले किया था, बहुत सारी फिल्मों में भी आए हैं, कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी आए थे गजेंद्र चौहान। उनको बना दिया मोदी सरकार ने चेयरमैन वहाँ का। बड़ा भयंकर विरोध हुआ, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े रहे थे। हालांकि बीजेपी के विधायक, सांसद वगैरह कभी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दिल्ली में, दिल्ली के रहने वाले हैं, राजपूत परिवार से आते हैं और एम्स से रेडियोलॉजी का डिप्लोमा किया हुआ है, पढ़े लिखे थे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, टीवी से जुड़े हुए थे। उनको बनाया गया तो कोई गलत नहीं था, लेकिन बड़ा हंगामा हुआ। आयसा है, AISA, आयसा वामपंथी छात्रों का संगठन है जो जेएनयू में अक्सर जीतता रहता है। उसके छात्रों ने धरना शुरू कर दिया गजेंद्र चौहान के खिलाफ कि संस्थान का भगवाकरण किया जा रहा है। अब आप बताइए कि उनसे कोई पूछे, भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, पूरे देश का ही भगवाकरण हो गया इस तरह से, तो किसी एक आदमी के वहां पर नियुक्ति से भगवाकरण कैसे हो सकता है? आप वहां पढ़ने आए हैं या राजनीति करने आए हैं? उनके खिलाफ धरना चला, मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन तक वो धरना चला और गजेंद्र चौहान जो है गए ही नहीं फिल्म इंस्टीट्यूट। और मुझे लगता है शायद 2 साल बाद 2017 में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने छात्रों से निवेदन भी किया था कि भाई मुझे काम करने का मौका दो, कम से कम 1 साल तो मुझे आजमा कर देख लो, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया गया और अंत में अक्टूबर 2017 में उन्हें इस्तीफा देना करना पड़ा। उनका विरोध यह था कि साहब ये जो है राइट विंग वाले हैं, भगवाकरण करेंगे, बीजेपी के हैं। मतलब बीजेपी का कोई आदमी
इन संस्थानों का डायरेक्टर या चेयरमैन बन ही नहीं सकता। ये इन वामपंथियों का आज की तारीख में हाल है कि इन्हें अपनी ही सोच का, वामपंथी सोच का ही आदमी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, गजेंद्र चौहान की पत्नी हबीबा रहमान मुसलमान है। वो जानी मानी कोरियोग्राफर रही है, फिल्मों में कोरियोग्राफी कराया करती थी, अब तो काफ़ी उम्र हो गई उनकी। और उनके साथ उन्होंने लव मैरिज की थी गजेंद्र चौहान ने। ऐसे गजेंद्र चौहान का विरोध किया गया। एक ताज़ा उदाहरण है 3-4 साल पुराना ही, परेश रावल। परेश रावल 2014 से 2019 तक बीजेपी के सांसद रहे, आप सबको पता ही है। और अहमदाबाद से सांसद रहे, नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी थे, क्योंकि गुजराती थिएटर करते हैं परेश रावल 70 के दशक से। दिग्गज है वहां के, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर से तुलना कर सकते हैं आप उनकी। इतना बड़ा स्थान है उनका गुजराती थिएटर में। गुजराती थिएटर करते भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और बीजेपी से जुड़े रहे, इसमें कोई शक नहीं। 2014 से 2019 तक सांसद रहे। 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि भाई मैं कलाकार हूं और मैं एक कलाकार के तौर पर मरना चाहता हूं। ये राजनीति जो है वो मेरे बस की बात नहीं है, मेरा तो बीपी बढ़ जाता है इसमें। और पहले मैं 1 गोली खाता था, सांसद बनने के बाद 2-2, 3-3 गोली बीपी की मुझे खानी पड़ने लगी। तो इस तरीके से अपने निजी कारणों से उन्होंने कहा कि मेरा मोदी जी से लगाव था, मोदी जी ने मुझे टिकट ऑफर किया, मैं इनकार नहीं कर पाया। लेकिन मैंने तो बंगला भी नहीं लिया था सरकारी, जो सांसदों को मिलता है, क्योंकि वहां फिर आदत पड़ जाती है बंगला लेने की, और फिर आदमी दोबारा चुनाव लड़ता है कि वो बंगला बना रहे मेरे पास ही। तो उन्होंने कहा कि मैं आदत खराब नहीं करना चाहता। खैर, उससे अलग चलते हैं। मोदी सरकार ने जब इनका सांसद का कार्यकाल 2019 में खत्म हो गया, मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में इनको पद्मश्री भी दी थी, मैं आपको बताऊं। और 2020 में इनको एनएसडी का चेयरमैन बनाया गया। बिल्कुल उस पद के लिए ये उपयुक्त व्यक्ति थे। थिएटर की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, देश विदेश में हजारों शोज इन्होंने कर चुके थे, 70 के दशक से कर रहे थे। बड़े बड़े दिग्गजों के साथ बड़े बड़े प्लेज को इन्होंने गुजराती भाषा में ट्रांसलेट किया और उन भाषाओं में कराया उनको। और परेश रावल का भी विरोध शुरू हो गया। क्यों? एनएसडी में भी सारे वामपंथी भरे हुए हैं। परेश रावल ने कहा कि मैं ऑडिट कराऊंगा, सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है उस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है। तो पता लगा कि एक एक नाटक पर 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और आमदनी धेले भर की नहीं। उन्होंने कहा कि भाई तुम सारे के सारे मिलकर जो है, आप क्यों नहीं जाते हो वहां, मुंबई का जो थिएटर है उनके साथ टाई अप करो, अपने शोज वहां पर जाकर करो, वहां टिकट बिकेंगे, कुछ रेवेन्यू भी मिलेगा। एक छात्र को तैयार करने में सरकार 2-2.5 करोड़ रुपए 4-5 साल में खर्च करती है एनएसडी में। आप उसके बदले तो कुछ सरकार को दोगे या नहीं। और उन्होंने यह भी बताया कि जो ऑडिट कराया गया उसमें यह पता लगा कि वो थिएटर में जो उनकी ड्रेसेस हैं, लाइटिंग्स हैं, साउंड है, उस पर उतना खर्चा नहीं होता है। खाने पीने पर, दारू पर, मुर्गा, चिकन, ये हर हफ्ते चाहिए उनको चिकन खाने के लिए, माल चाहिए खाने के लिए। ये हालत यहां के छात्रों की, फैकल्टी और सबकी थी। तो उन्होंने सख्ती शुरू की। लेकिन क्या है कि एक हायरार्की बनी हुई है नीचे से ऊपर तक। आईएएस अधिकारी, उन सब का इन्वॉल्वमेंट है। प्रधानमंत्री से नजदीकी के बावजूद भी अपना काम उस तरीके से परेश रावल नहीं कर पाए। उनके खिलाफ भी धरना हुआ। उन धरने वालों से मिलने के लिए गए कि भाई ऐसा है, तुम कुछ कम से कम 7-8 दिन का अपना भूख हड़ताल रखो, जिससे कि तुम्हारा पेट की पाचन क्रिया भी ठीक हो जाए। कुछ इस तरह के कमेंट उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं। आप मुझे झुकाना चाहते हैं केवल इस वजह से कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, मुझे संघी कहते हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं संघी हूं तो तुम बिन बाल की कंघी हो। इस तरह की कमेंट्स किए। और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे साथ आप हम्बल तरीके से पेश आओगे तो मैं हम्बल हूं, नहीं तो मैं चंबल हूं। यह चैलेंज किया। उन सारे छात्रों को कहा कि भाई काम पर लौटो, पढ़ने लिखने के लिए आए हो, यहां राजनीति मत करो। लेकिन उन पर भी यही आरोप कि भाई इनको जो है भेजा गया है यहां पर अपनी विचारधारा थोपने के लिए। और मैं बताता हूं कि इन वामपंथियों को परेशानी क्या थी। इन लोगों को परेशानी यह थी कि परेश रावल ने 2017 में जब वो सांसद थे एक ट्वीट किया। आपको याद होगा कि कश्मीर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। आपको ध्यान होगा कि शुक्रवार को वहां जुम्मे की नमाज के बाद अक्सर सेना के ऊपर पथराव होता था।
हर हफ्ते हुआ करता था, पत्थरबाजी जबरदस्त होती थी। अब उसमें से सैनिकों का अपना कामकाज करना बड़ा मुश्किल था। तो एक सैनिक ने क्या काम किया, एक सैन्य अधिकारी ने जीप के आगे एक पत्थरबाज को पकड़ा और उसे बांध के जीप के आगे बैठाया ऊपर बोनट पे, और फिर गाड़ी उनके बीच से निकाल दी कि अब बरसाओ तुम पत्थर। इस पत्थरबाज जो तुम्हारा बैठा हुआ है आदमी, इसी को पत्थर लगेंगे। बड़ी घटना थी, उसकी आलोचना भी हुई, कुछ लोगों ने तारीफ भी की कि ऐसे लोगों के साथ इसी तरीके से ट्रीटमेंट उनका किया जाना चाहिए। लेकिन परेश रावल ने उस समय एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में यह लिखा कि इससे बेहतर यह होता कि उस जीप पर अरुंधति राय को बांध दिया जाता। अब आप जानते हैं कि अरुंधति राय कितनी बड़ी वामपंथन है। इस देश में बरसों तक अरुंधति राय, रोमिला थापर, इन सब लोगों ने वामपंथियों को बढ़ाया है, पोसा है, पाला है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाया है। आउटलुक जैसी मैगजीन में 6-6 पेज के आर्टिकल मैंने खुद पढ़े हैं, अरुंधति राय के छपा करते थे, और एजेंडा वही वामपंथी सोच, नक्सलवादी सोच। तो परेश रावल ने कोई गलत नहीं कहा था, लेकिन उनका जो कटाक्ष था वामपंथियों को चुभ गया। इसीलिए जब वो एनएसडी में गए तो उसका विरोध जबरदस्त तरीके से किया गया। उन्होंने कहा, परेश रावल ने, कि भाई मैं भ्रष्टाचार यहां नहीं होने दूंगा। एक कलकत्ता में जाइए, वहां पर 2-4-5 हजार रुपए में आपको इससे बढ़िया प्ले करके देंगे वहां के आर्टिस्ट। थिएटर का मतलब यह होता है कि आप कम से कम संसाधनों में बढ़िया काम करो, ऐसे इंपैक्ट क्रिएट करो, टूटी फूटी चीजों से, पुराने कपड़ों से, किराए के कपड़े लाकर हमने तो काम किया है। ये सब बातें परेश रावल ने कही, और उसके बाद हम इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं कि 1,000 रुपए की लाइटिंग इस तरीके से लगाओ कि वो 10,000 की नजर आए, और आप 20-20, 30-30 लाख रुपए यहां खर्च कर रहे हो। तो ये सारी बातें परेश रावल ने वहां पर कही। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बातें परेश रावल ने खुलासा किया है। हालांकि उस इंटरव्यू की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है कि उसमें परेश रावल ने ये कह दिया कि जब मेरा पैर टूट गया था कभी 90s के दशक में, मैं हॉस्पिटल में था, तो वीरू देवगन जो अजय देवगन के पिता हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि अगर जल्दी ठीक होना चाहते हो तो अपना फर्स्ट यूरिन पिया करो, जो सुबह के समय पहला जो पेशाब आदमी को आता है वो पिया करो। बहुत सारे लोग पीते हैं, सब जानते हैं कि वो एक तरह की औषधि भी है। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो पिया करते थे। केवल इसी वजह से परेश रावल का वो इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन उस परेश रावल के उस इंटरव्यू में जिस तरीके से उन्होंने वामपंथियों को पेला है उसका कोई जवाब नहीं। इसलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आज वीडियो बनाना भी चाहिए। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा, उनका कार्यकाल सितंबर 2024 में एनएसडी में खत्म हो गया। उन्होंने कहा, मैंने बहुत काम किए, बहुत सुधार की कोशिश की, बहुत आवश्यक है, लेकिन क्या है कि जो हर जगह लॉबिंग और जो आईएएस का एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको इन अधिकारियों के माध्यम से अपने काम कराने होगा, वो मेरे से नहीं होता, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा मुझे इसकी जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर मैं चाहूँगा कि मुझे एग्जीक्यूटिव अधिकार दिए जाएं, सारे के सारे ऐसे अधिकार दिए जाएं कि मैं खुद इन सब चीज़ों का फैसला ले सकूं, और बजटिंग, हर चीज़ का डिसीजन मैं खुद ले सकूं, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना सके। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एनएसडी ने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट दिए, नसीरुद्दीन शाह जो पूरी वामपंथी विचारधारा के हैं, उनको तो अपना गुरु मानते हैं परेश रावल, और उनका यह कहना है कि भाई देखिए, उनकी सोच अपनी जगह है, मेरी सोच अपनी जगह है। तो मुझे लगता है कि आज भी ये दो उदाहरण अपने आप में पर्याप्त हैं ये समझाने के लिए कि इस देश में जो थिंक टैंक है, जो जहां से ब्रेन इस देश का निकल रहा है दोस्तों, वहां पर भी अभी वामपंथियों की जड़ें बहुत गहरे तक घुसी हुई हैं, आसानी से निकलने वाली नहीं है। सरकार कितनी भी कोशिश करे, बहुत बड़े लेवल पर कोशिश करे जाने की आवश्यकता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए, और हमें यह भी बताइए कि क्या इस तरह के और वीडियो मैं बनाऊं आपके लिए। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.